हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पे। आइए, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो है विसर्ग संधि। कौन सी टॉपिक होगी? आज की टॉपिक हमारी होगी विसर्ग संधि। आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से विसर्ग संधि जो दी गई है उसका हम संधि विच्छेद बनाएंगे, दोनों चीज आज एक ही वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, इसकी मैंने कोई परिभाषा नहीं लिखी है क्योंकि आपको कोई इसकी परिभाषा की जरूरत तो होगी नहीं, इसलिए इसको बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इसको समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको विसर्ग संधि को पहचानना है और किस तरीके से विसर्ग संधि से हम संधि विच्छेद बनाएंगे। अगर हमारे पास शब्द दिया हुआ है, संधि दी हुई है विसर्ग संधि, तो उसे हम विच्छेद कैसे बनाएंगे, यही चीजें आज हमें सीखनी है। और बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीके से, इसमें कोई दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस अब थोड़ी थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और ये संधि जो है विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं विसर्ग संधि की बात करें कि विसर्ग संधि में हम क्या क्या जोड़ते हैं। तो विसर्ग संधि में जितने भी स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं उसको विसर्ग के साथ जोड़ा जाता है। मतलब विसर्ग संधि में सभी स्वर वर्ण और सभी व्यंजन वर्ण को, मतलब विसर्ग के साथ विसर्ग जमा सभी स्वर वर्ण सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। अगर ऐसा होता है, नहीं तो होता है, निश्चित है कि विसर्ग के साथ किसको जोड़ते हैं, तो सभी स्वर वर्ण को जोड़ते हैं और सभी व्यंजन वर्ण को जोड़ते हैं। तब इसमें परिवर्तन किसमें होता है, तो केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है। उसके बाद जो जुड़े हुए वर्ड हैं, यानी संधि जब हम पढ़े थे तो बताए थे, आप लोग मतलब क्लास में बताया गया आप लोगों को कि संधि का जो भाग है ये दो, इसको पहला वर्ण, इसको पहला शब्द, इसको दूसरा शब्द कहते हैं। तो इसके दूसरे शब्द में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है यहाँ, यानी स्वर या व्यंजन जो होगा इसके दूसरे शब्द में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल कहाँ होगा, तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। केवल परिवर्तन कहाँ होगा, तो केवल परिवर्तन विसर्ग में होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन होगा और क्या क्या हम जोड़ेंगे और किसके साथ जोड़ेंगे। आप देखते हैं ये नियम, सबसे पहला नियम है। पहला नियम कहता है कि अगर अविसर्ग के साथ, किसके साथ, अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण, अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण। आप सभी को सघोष वर्ण पता होगा। अगर आपने अभी तक सघोष वर्ण नहीं पढ़ा है तो आप मेरे इसी चैनल पर सघोष वर्ण पढ़ाया जा चुका है, अघोष वर्ण पढ़ाया जा चुका है, तो आप जाएं और पूरा का पूरा सघोष वर्ण और अघोष वर्ण का वीडियोस देखें। आइए देखते हैं सघोष वर्ण ऐसे। तो सघोष वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। सघोष वर्ण क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये सघोष वर्ण क्या है, तो वर्ग पढ़ते हैं हम, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्ग को हम वर्ण कहते हैं, मतलब ये सघोष में आ जाता है। किसमें आएगा, ये सघोष में आ जाता है। तो सघोष वर्ण का पांचवा, अब ये वर्ण क्या है, तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ देख लो, क, ख, ग, घ, अंग। अब इसमें क्या है कि इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब यहां से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा अ के साथ, यानी अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर हम यहाँ लेते हैं क वर्ग हो गया, ये च वर्ग में लेते हैं तो च, छ, ज, झ और या। तो इसमें ये मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। वैसे ही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, यानी ट वर्ग, त वर्ग, इस तरीके से पांचों वर्ग में क्या है, या तो तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा या पांचवा वर्ण होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो य, र, ल, व और ह हो सकता है। य, र, ल, व और ह हो सकता है, या सभी स्वर वर्ण हो सकते हैं। 11 स्वर वर्ण है, इनमें से सभी स्वर वर्ण हो सकते हैं। अगर ये सब आ रहा है, अगर ये किसके साथ जुड़ा है, तो असघोष के साथ, यानी अविसर्ग के साथ, सॉरी सघोष नहीं, अविसर्ग के साथ। किसके, अविसर्ग के साथ। अविसर्ग के साथ अगर किसी भी वर्ण का, यानी किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इसका किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण जुड़ता है, या य, र, ल, व, ह जुड़ता है, या पूरे के पूरा स्वर वर्ण में से कोई भी वर्ण जुड़ जाए, तब ये क्या बना लेता है, तब ये बनाता है ओ। क्या बनाता है, तब ये बना लेता है ओ। बस इतना समझना है, एक पहले नियम में बस इतना सा समझना है कि अगर अविसर्ग के साथ, किसके साथ, अविसर्ग के साथ, अगर अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण कोई भी, यानी सघोष वर्ण किसी भी
वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जुड़े, य र ल व और ह जुड़े, तालाब श की बात नहीं हो रही है, श की बात नहीं हो रही है, य र ल व ह जुड़ जाए या कोई भी स्वर वर्ण जुड़ जाए, एक लाइन में समझ लीजिए। कोई भी अ लिखा हुआ है, अ के बाजू में विसर्ग नहीं, अ के जस्ट बगल में विसर्ग लिखा है और उसके साथ जुड़ क्या रहा है, तो उसके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण जुड़ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जुड़ता है और उसके बाद य र ल व ह जुड़ता है, या उसके साथ स्वर वर्ण जुड़ता है, स्वर वर्ण जुड़ता है, तब जाकर के क्या बना देता है, ओ बनाता है। क्या बनाता है, ये ओ बनाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं कैसे बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यशोदा, अब इसको हम सीधे पहचानना अगर होगा कि विसर्ग संधि क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अगर हमें सीधे ये पहचानना हो कि विसर्ग संधि क्या है, निम्न में से विसर्ग संधि कौन है, तो विसर्ग संधि कौन है अगर ये सिर्फ हमें पहचानना हो तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये श है, यहाँ पे क्या है, तलाब्य श है, तो तलाब्य श हलंत होता है। अब इसके साथ क्या है, ये व्यंजन है, अब इसमें क्या है, तो श यानी हलंत, आप प्लस अ जुड़ता है यानी अ जुड़ रहा है, अ के साथ क्या जुड़ रहा है, तो अ के साथ जुड़ा हुआ क्या है, तो द जुड़ा हुआ है, द जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे अ के साथ द जुड़ा हुआ है और अ के साथ द, ये विसर्ग होगा, अ और द विसर्ग एक साथ जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ये ओ की मात्रा बन जाएगी। किसकी मात्रा बन जाएगी, तो ओ की मात्रा बन जाएगी। कौन सी मात्रा बनेगी, ये बनेगी ओ की मात्रा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अ है, अ के साथ अ के साथ जुड़ा हुआ है, द जुड़ा हुआ है, ये ओ की मात्रा हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यशोदा, यशोदा, तो क्या बन गया, यशोदा। अब इसका हमें विसर्ग करना है। अब क्या करना है, इसका विसर्ग करना है। अगर हमें संधि दे दिया गया हो और तब इसका क्या है, विसर्ग, ये तो पहचानने की बात हो गई। एक बार मैं और रिपीट करूंगी लास्ट टाइम में कि हम किस तरीके से इसको पहचानेंगे। अभी हम विच्छेद कर लेते हैं पहले। अब ये कह दिया जाए कि संधि है और उसका विच्छेद करना है। अब इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, तो विच्छेद में हमें सबसे पहले ये बात को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर क्या है, सौ है, सॉरी अ है, सौ के साथ क्या है, अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है और ये द है, ये द है, अ के बीच में ये ओ लग गया। इसका मतलब क्या है कि ये अ क्या है, अ हमें विसर्ग संधि बनानी, ये अ है और अ के बगल में क्या जुड़ गया, द जुड़ गया। ये द कौन सा वर्ण है, द कौन सा वर्ण है, तो आइए देखते हैं। द में त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध। अब ये हम द की सिर्फ में बात करनी तो पूरा क्या लिखना है, द। तो पहला दूसरा तीसरा वर्ण आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ये तीसरा है, मतलब ये तीसरा वर्ण जुड़ रहा है किसके साथ, अ के साथ। तीसरा वर्ण किसके साथ जुड़ रहा है, अ के साथ, यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण किसके साथ जुड़ा है, अ के साथ जुड़ा है। बस इतना ही ध्यान रखना, तीसरा वर्ण अ के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। और ये ओ बना रहा है, क्या बना रहा है, ये ओ बीच में बन रहा है, तो ओ को हटा करके हम क्या डाल देंगे, विसर्ग डाल देंगे। क्या डालेंगे, विसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा, यशा प्लस दा। क्या बन जाएगा, यशाह प्लस दा। यहाँ पे भी वही है, म क्या आ गया, म यहाँ पर तो अ तो होगा ही, अ तो होगा ही, और ये किसके साथ जुड़ा है, ज के साथ जुड़ा है। ज क्या है, तो च छ ज, ज क्या है, ज भी तीसरा वर्ण है तो ज के साथ जुड़ा है, मतलब ये भी विसर्ग है। क्या हो जाएगा, मनाह प्लस ज। उसके बाद है मनो प्लस विज्ञान, यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनाह प्लस विज्ञान, मनोहर तो मनाह प्लस हर, रजोगुण तो रजा प्लस गुण। उसी तरीके से है अधो वस्त्र तो आधा प्लस वस्त्र, तपो भूमि तो तपाह प्लस भूमि। उसके बाद है मनोबल तो मना प्लस बल। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं कि इसका हम पहचानेंगे कैसे इसे कि ये कौन सी संधि है। अगर हमारे पास दे दिया हो 2 3 4 5 दे दिया जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो इसको पहचानने के लिए आइए कुछ टिप्स हैं इसके देख लेते हैं कैसे इसको हम पहचानेंगे। अगर हमारे पास दे दिया, मैं इसमें से कौन सा वर्ण ले लूं, चलिए कोई भी ले लेता है, सब में तो वही बात है। यहाँ पे है मनोहर, मनोहर, मनोहर। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला केवल अगर ध्यान हो जाएगा, यहां से यहां तक अगर हमें समझ आ जाए तो ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 के पास ये 9 में क्या है, तो अ लगा हुआ है, 9 में अ लगा हुआ है और ये अ किससे जुड़ रहा है, तो ह से जुड़ रहा है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ह यहाँ है, ह किस में जुटेगा, विसर्ग वाले में, मेरी विसर्ग संधि में ह जुड़ रहा है।
अब ये दोनों जुटने के बाद, ये दोनों जुटने के बाद क्या बना लिया, तो मात्रा एक बना लिया है, मात्रा बना लिया। यहाँ ये मात्रा आ गई, ये मात्रा आ गई, ये मात्रा आ रही है। तब हम क्या कहेंगे इसे, तब ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, तो ये विसर्ग संधि होगी। दूसरा भी एक और देख लेते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है मनोविज्ञान। आइए देखते हैं मनोविज्ञान का क्या होगा। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब यहाँ में क्या देखा, मनोविज्ञान में क्या है, यहाँ पर भी नौ में अ है और ये ओ बन रहा है। कब बन रहा है, ये जब ई के साथ जुड़ रहा है, एक हर्ष ई है, ये ई के साथ जुड़ रहा है। ई क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं सभी स्वर वर्ण जुड़ते हैं। क्या कह रहा है कि सभी स्वर वर्ण जुड़ते हैं। तो जब अ के साथ सभी स्वर वर्ण जुड़ जाता है और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ई बना रहा है। क्या बना रहा है, ये ई बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये होगा अ होगा। अब ये अ होगा तो म है, म, तो यहाँ क्या लिखेंगे, म न, तो क्या जाएगा, मना प्लस विज्ञान। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि परिवर्तन सिर्फ किस में होगा, तो परिवर्तन किस में होगा, यहाँ है परिवर्तन विसर्ग में होता है। परिवर्तन कहाँ होगा, विसर्ग में। कहाँ परिवर्तन होगा, केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है। अगर विसर्ग दिया है, अगर विसर्ग दिया हुआ है, यानी विच्छेद आपको दिया हुआ है विसर्ग के साथ, यानी विसर्ग दिया है और इनमें से कोई वर्ण जुट रहा है, तो उसको हम मात्रा बना देंगे। किसकी मात्रा, तो ये ओ की मात्रा बना देंगे। अगर ओ की मात्रा दी हुई है, अगर ओ की मात्रा दी हुई है और उसमें हमें ये देखना है कि वो जुट किसके साथ रहा है, वो ओ किसके साथ जुट रहा है, क्या कोई सघोष वर्ण है या कोई य र ल व ह है या कोई स्वर वर्ण है। अगर ऐसे के साथ जुट रहा है तब इसे हम क्या कहेंगे, तब ये क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये विसर्ग संधि। आइए देखते हैं इसका नियम नंबर 2 क्या है। तो नियम नंबर 2 में कहता है, या नियम नंबर 2 है, नियम नंबर इसका 2 क्या कह रहा है, तो नियम नंबर 2 कह रहा है कि अगर विसर्ग अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन होगा, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। तो विसर्ग अगर किसी भी अघोष वर्ण या तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, मतलब इन तीनों सौ के साथ अगर जुटता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, अगर पहला और दूसरा वर्ण या तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, यानी ये तीनों सौ अगर जुटता है, अगर किसी विसर्ग के साथ जुटता है, तब ये क्या बनाएगा, तालाब्य श बनाएगा। विसर्ग के साथ पहला और दूसरा और श जुटेगा, क्या बनाएगा, तालाब्य श। अगर विसर्ग के साथ ट, ठ और मूर्धन्य श जुटेगा तो ये मूर्धन्य स बनाएगा। अगर त, थ और तालाब्य श जुटेगा तो ये आधा तालाब्य श, ये दंत स बनाएगा। क्या बनाएगा, ये दंत स। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर विसर्ग के साथ च, छ तालाब्य श, च, छ तालाब्य श, यानी च, छ और ये बड़ी वाली श जुटेगी तो क्या बनाएगा, बड़ा श आधा लिखाएगा। उसके बाद है अगर विसर्ग के साथ ट, ठ और ये मूर्धन्य श, यानी षटकोण वाला श अगर आएगा तो ये षटकोण वाला श आधा लिखाएगा। अगर विसर्ग के साथ त, थ और ये वाला स यानी दंत स आएगा, ये सपेरा वाला स, अगर ये स आएगा तब हमें क्या लिखना होगा, यानी क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा हलंत, यानी आधा दंत स बनेगा। आइए इसको कुछ उदाहरण से भी देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, इसका विच्छेद है निह प्लस चय। अब निह के पास ये क्या है, ये विसर्ग है और विसर्ग किससे जुट रहा है, च से जुट रहा है। विसर्ग किससे जुट रहा है, च से जुट रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलाकर के ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग बदल जाएगा ये आधा तालाब्य श में। किसमें बदल जाएगा, ये आधा तालाब्य श में। तो क्या हो जाएगा, निश्चय। क्या हो जाएगा, निश्चय। और यदि अगर सिराह प्लस छेद ये जुट जाएगा तो क्या बनेगा, शीर्ष देह। क्या बन जाएगा, सिराह प्लस देह, सॉरी सिराह प्लस छेद, सिराह प्लस छेद अगर जुटता है तो क्या बन जाएगा, शीर्ष छेद। क्या बनेगा, ये शीर्ष छेद बन जाएगा।
अगला है कि निहि प्लस शुल्क, ये क्या हो जाएगा, आधा शौ यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, निःशुल्क। धनु प्लस टंकर, यहाँ क्या है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग किससे जुट रहा है, टॉ से जुट रहा है, यहाँ ध्यान दे लेंगे विसर्ग किससे जुट रहा है, तो टॉ से जुट रहा है, तो विसर्ग टॉ से जुटे, ठॉ से जुटे या ये सौ से जुटे, अगर इन तीनों में से किसी से जुट रहा है तो ये आधा वाला बनाएगा, कैसा बनाएगा, ये आधा बनाएगा। यहाँ विसर्ग लगा है सब में, सॉरी यहाँ पे सब में हलंत लगा हुआ है, इस समय क्या है, इस समय हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा होगा इसका मतलब, यहाँ पे आधा शौ बनेगा, यहाँ बना भी लिया, तो क्या ये भी ऐसे रह जाएगा और ये भी ऐसे ही रह जाएगा। ये जो विसर्ग है, विसर्ग आधा शौ में बदल जाएगा। उसके बाद है मना प्लस ताप, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में जुट रहा है, तौ में जुट रहा है, तो ये विसर्ग किस में जुटेगा, तौ में जुटेगा, तो क्या बनाएगा, ये आधा सौ बनाएगा, ये क्या बनाएगा, आधा सौ बनाएगा। तो यहाँ हो गया मन मनस्ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप, क्या हो जाएगा, ये मनस्ताप। आइए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार इसको समझते हैं कि क्या है। तो इसको समझने का तरीका क्या है यहाँ पे, कि अगर विसर्ग किससे जुटेगा, प्लस में चौ से जुट जाए, छौ से जुट जाए, या ये तालाब पे शौ से जुट जाए, अगर ये किसी से भी जुट जाएगा विसर्ग इनमें से किसी से जुटेगा तो बनेगा क्या, तो ये आधा शौ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आधा शौ बन जाएगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है निश्चय, क्या दिया हुआ है, निश्चय, इसका मतलब क्या है कि ये आधा शौ है, ये आधा सौ या तो ये चौ से जुड़ा होगा, या तो ये चौ से जुड़ा होगा, या ये छौ से जुड़ा होगा, या ये तालाबी शौ से जुड़ा होगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर हमें ये कह दे कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो आइए यहाँ देखते हैं क्या है। अगर ऐसा दे दे कि यहाँ पर आधा शौ लिखा हुआ है, आधा शौ लिखा हुआ है, और यहाँ पर च यानी चौ लिखा हुआ है, यानी यहाँ चौ है, अघोष वर्ण का दूसरा, अघोष वर्ण का चौ पहला और दूसरा वर्ण, और यहाँ पर शौ, अगर इनमें से किसी से जुट गया तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर से ये शौ हट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा विसर्ग, क्या बना लेगा, ये विसर्ग प्लस क्षय, तो क्या बना लेगा, निश्चय, क्या बनाएगा, निश्चय, क्या बनाएगा, ये निश्चय, तो ये निश्चय बन गया। अगर इस निश्चय का संधि बनाना है, निश्चय का क्या बनाना है, हमें संधि बनाना है, तो निश्चय तो ये विसर्ग हो गया, अगर इसका हमें संधि बनाना है तो सीधे हम संधि क्या बनाएंगे, तो ये विसर्ग को हटा करके देखेंगे यहाँ पे चौ है या नहीं है, अगर चौ होगा, छ होगा, ये तालाब विषय होगा, तो ये विसर्ग को हटा करके सीधे लिख देंगे नी आधा शौ चौ य, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चय, क्या हो जाएगा, ये निश्चय। तो बस इतना ही हमें समझना है, इससे ज्यादा इसमें खास कुछ नहीं है। ऐसे ही नियम 3-4 नियम और बचे हुए हैं जो आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियोस को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें, एक बार में समझ नहीं आए तो इसे 2-3 बार भी देखें, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, छोटी सी लॉजिक है, और ये पूरा जो विच्छेद यानी विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि आपको 2 क्लास में कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो क्लास है वो कल से ही चल रही है, विसर्ग संधि। तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि का अगला नियम। अब तक हमने विसर्ग संधि के 2 नियम पढ़ लिए हैं, अब जो है वो हम आगे देखेंगे। इसके कुल 7 नियम है। आज क्लास में विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा और आज के बाद आपको कभी भी विसर्ग संधि समझने में या कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और हम इसे केवल 5 से 10 सेकंड में ही समझेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 है विसर्ग संधि का। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर ई विसर्ग ऊ विसर्ग किसके साथ, तो विसर्ग ई यानी ई के साथ अगर विसर्ग लगा हो, ऊ के साथ अगर विसर्ग लगा हो, इन दोनों के साथ अगर जुड़ता क्या है तो क, ख, प और फ। ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड अगर जुट जाए किसके साथ, ये वर्ड अगर जुटता है यानी ये वर्ण अगर जुटता है किसके साथ, तो ई हलन ई विसर्ग और ऊ विसर्ग के साथ, ई और ऊ विसर्ग के साथ, किसके साथ, ई और ऊ विसर्ग के साथ, ई और ऊ विसर्ग के साथ। ये कौन सी ई है? छोटी ई और छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ यानी हर्ष ई और हर्ष ऊ, छोटा ई और छोटा ऊ है। इसमें अगर विसर्ग लगा है, ई और ऊ में विसर्ग लगा है
और वो ई और ऊ जुट किससे रहा है? तो क से, ख से, प से, क, ख, प और फ से जुट रहा है। वो विसर्ग यानी ई के साथ या ऊ के साथ जो विसर्ग लगा है वो विसर्ग किससे जुड़ रहा है? तो या तो वो क से जुट रहा है, या वो ख से जुटेगा, या वो प से जुटेगा, या वो फ से जुटेगा। इनमें से किसी से भी जुटेगा। इन चारों वर्णों में से अगर किसी से भी जुटता है तो वो बनाएगा क्या? तो वो बनाएगा आधा, आधा मूर्धन्य श। ये क्या है? श में हलंत लगा है। ये क्या बनाएगा? आधा मूर्धन्य श। बस इतना ही है। अगर ऐसा कुछ वर्ण आपको मिलता है, ऐसे कुछ शब्द आपको मिलते हैं कि जिसमें आधा श लगा हुआ है, आधा श लगा हुआ है, और उसमें क्या है? या तो हर्ष ई की मात्रा होगी या हर्ष ऊ की मात्रा होगी, या तो हर्ष ई की मात्रा होगी या हर्ष ऊ की मात्रा होगी, और उसमें लगा क्या है? तो आधा मूर्धन्य श लगा है। वैसे वर्ण को हम क्या कहेंगे? तो विसर्ग संधि कहेंगे, या वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है? तो यहाँ पर क्या है? हर्ष ई। क्या है ये? हर्ष ई है। क्यों हर्ष ई है? तो यहाँ पर कह रहा है आविश, आविश यानी वी में क्या लगा हुआ है? तो वी में क्या लगा है? तो व और हर्ष ई प्लस हर्ष ई, व में हर्ष ई लगा तो क्या बन गया? व में हर्ष ई लगा। अब इसे हम पूरा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? व हलंत प्लस और प्लस हर्ष ई, ये बना। तो व में हर्ष ई लग गया है। किसमें लगा? नॉर्मल समझेंगे इसको। यहाँ व में क्या लगा है? हर्ष ई लग गया है। हर्ष ई लग गया व में, ये इधर की मात्रा है, हर्ष ई की मात्रा है। इसके साथ विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। और ये विसर्ग किसके साथ जुट रहा है? तो ये जुट रहा है कार के साथ। तब क्या बन जाएगा? आ विश कार। यहां से विसर्ग हटकर, क्या हटकर? विसर्ग हटकर ये क्या लग गया? तो ये लग गया मूर्धन्य श। और ये कैसा श? तो ये षटकोण वाला श है। और ये कितना लगा? तो आधा लगा, पूरा नहीं। बस इतना ही तो समझ रहे हैं। किसमें? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 इतना ही कहता है कि अगर कोई शब्द हमें ऐसा दिखता हो, अगर कोई शब्द ऐसा दिखता हो जिसमें हर्षिकार लगा हो या हर्ष ऊ लगा हो, यानी हर्ष ई या हर्ष ऊ, हर्षिकार या हर्ष ऊ लगा होगा, और वो जुटा किससे होगा? तो वो जुटा हुआ है, उसके बीच में लगा क्या है? तो उसके बीच में आधा श लगा है। कौन सा स? तो षटकोण वाला स। और उसके बाद उस षटकोण वाले स के बाद ध्यान रखिएगा, या तो क होगा, या ख होगा, या प होगा, या फ होगा। तो उसे हम सीधे कहेंगे विसर्ग संधि है। क्या है वो? विसर्ग संधि है। आइए यहाँ भी देखते हैं। यहाँ भी क्या है? हर्ष ऊ है। हर्ष ऊ के बाद क्या है? ये मूर्धन्य श है, और ये किससे जुड़ गया? क से जुड़ गया। विसर्ग संधि। ये क्या है? हर्ष ऊ है, हर्ष ऊ लगा है, और ये क्या है? मूर्धन्य श है, ये फ से जुड़ गया है, फ से जुड़ गया। तो फ से जुटेगा तो मूर्धन्य श तो बनाएगा ही ना हर्ष ऊ। तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि। यहाँ पे भी देखिए, ये हर्ष ई है और ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य स, और ये किससे जुड़ा हुआ है? फ से। मतलब हर्ष ई यहाँ पे हलंत फ से जुड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा? आधा श लगेगा, और ये बन जाएगा क्या? निष्फल। इसका विच्छेद भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये हर्ष ऊ है, ये आधा श है, ये क है। ये आधा श और क, श और क, आधा स और प, आधा श और क, आधा श और क। लेकिन पहले आधा स से क्या पहले है? तो आधा स से पहले क्या लगा हुआ है? तो हर्ष ई लगा हुआ है या हर्ष ऊ लगा हुआ है। उस आधा श के बाद क्या लगा हुआ है? तो उस आधा श के बाद या तो क होगा, या ख होगा, या प होगा, या फ होगा। तब वो कौन सी संधि कहलाएगी? तब वो विसर्ग संधि कहलाएगी। नियम नंबर 3 बस इतना ही है, कुछ नहीं है। आइए इसका विच्छेद भी देख लेते हैं संधि का। क्या है? आवी प्लस कार, तो क्या बन जाएगा? आविष्कार। यानी ये हट गया, विसर्ग हट गया, और विसर्ग हट करके क्या लग गया है? तो यहाँ पे क्या लग गया? आधा श लग गया। क्या लग गया? आधा श लग गया। तालाब इसको मूर्धन्य श कहेंगे या इसको षटकोण वाला श कहेंगे। यहाँ पर है अनु। क्या है? अनु। अनु न में हर्ष ऊ है। कौन सी है? हर्ष ऊ है, और ये किससे जुड़ रहा है? कर्ता के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है? तो कर्ता के साथ जुड़ रहा है। तो विसर्ग हटकर क्या लग जाएगा? मूर्धन्य श लगेगा। तो क्या बन जाएगा? अनुष्कर्ता। क्या बन जाएगा? अनुष्कर्ता। यहाँ पे है दुख, यानी दुह प्लस फल, क्या बन जाएगा? दुष्फल। यानी यहां से भी क्या होगा? तो यहां से भी विसर्ग हटेगा, और ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो ये विसर्ग बदल जाएगा आधा श में। क्यों आधा श में बदलेगा? क्योंकि ये विसर्ग किसके साथ जुट रहा है? तो फ के साथ जुट रहा है। विसर्ग के साथ क्या है पहले से? तो विसर्ग के साथ हर्ष ऊ है। विसर्ग के साथ हर्ष ऊ है। उसके बाद देखते हैं निह प्लस फल, तो क्या बन जाएगा? निष्फल। उसके बाद है निह प्लस कर्म, क्या हो जाएगा? निष्कर्म। उसके बाद है निह प्लस परिमाण, तो निष्परिमाण। उसके बाद क्या हो जाएगा? बही प्लस कार, क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ऐसे वर्ण ही समझने के लिए आप जुड़े हमसे, हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नियम क्या है। नियम बहुत ही इजी है, इस नियम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। हम आसानी से विसर्ग समझ सकते हैं, विसर्ग संधि समझ सकते हैं। फिर मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि विसर्ग संधि कैसे
समझेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि हर्ष उ या हर्ष ई लगा हुआ हो, हर्ष उ या हर्ष ई लगा हो और किसे, तो आधा मूर्धन्य श से पहले लगा हो, आधा मूर्धन्य श से पहले हर्ष ई या हर्ष उ लगा हो और उस श के बाद यानी उस मूर्धन्य श नहीं उस मूर्धन्य आधे श मूर्धन्य के बाद क्या लगा हो, उस मूर्धन्य श के बाद क्या लगा होगा, क लगा होगा, ख लगा होगा, प या फ लगा होगा, तब वो संधि कौन सी हो जाएगी, तो वो संधि होगी विसर्ग संधि। चलते हैं हम अपने नियम चौथे नियम की तरफ। देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है, तो यदि यदि अ के साथ विसर्ग लगा हो या आ के साथ विसर्ग लगा हो, अ या आ के साथ अगर विसर्ग लगा हो और वो फिर जुड़ता है किससे, तो क से, ख से, प से या फ से, क, ख, प या फ से जुड़ता है। गौर से इस बात को सुनिएगा, यहीं पर विसर्ग संधि समाप्त, यहीं पर विसर्ग संधि समाप्त। यानी विसर्ग संधि क्या है, इस नियम के तहत एक दो नियम और हैं, अब समाप्त हो जाएंगे अब, लेकिन इस नियम में अगर हम इस नियम की बात करें कि इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या है, तो अगर विसर्ग संधि बनाने के लिए, विसर्ग संधि पहचानने के लिए हमें यह देखना होगा कि अगर अ के साथ यानी छोटी वाली अ के साथ विसर्ग लगा हो या बड़ी अ के साथ विसर्ग लगा हो, यानी आ के साथ विसर्ग लगा हो या अ के साथ विसर्ग लगा हो और ये अ या आ जुट किससे रहा है, तो ये जुट रहा है या तो क से जुट रहा होगा या ख से जुट रहा होगा या प से जुट रहा होगा या फ से जुट रहा होगा, बस इसे कह देंगे विसर्ग संधि। क्या कह देंगे इसे, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं, अब जुट रहा है तो ये बनाएगा क्या, जुट रहा है तो ये बनाएगा क्या, दंत स। क्या बनाएगा ये, दंत स। जैसे ही ये सब जुटने के बाद दंत स बना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि। बस इतना सा समझना है आपको, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर आ है, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भास कर। यहाँ पे क्या है, आ है, यानी भ के साथ अ है, भ के साथ अ है, अ के बाद मात्रा है तो आ है, आ के साथ विसर्ग जुटेगा, विसर्ग जुटेगा प्लस र जुटेगा, तभी ये बन जाएगा, ये भ भी है, मतलब भ हलंत होगा यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ये भ हलंत में है, तो भ यानी भ, ये आकार ऐसे ही रह जाएगा और ये हलंत है तो भा में हलंत होगा। यहाँ हम फिर से इसको देख लें एकदम नियम, एकदम आसान नियम की तरीके से, मतलब भ आगे आकार लगा हुआ है, इसके आगे विसर्ग होगा प्लस ये क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। ये विसर्ग हटकर क्या बन जाएगा, भा, ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें, आधा दंत स में और क र, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भास्कर। क्या बन जाएगा, भास्कर। और ये भास्कर क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्या, विसर्ग संधि। क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा विसर्ग संधि। कैसे बना विसर्ग संधि, तो या तो अ के साथ, यहाँ देख रहे हैं अ के साथ विसर्ग हो या आ के साथ विसर्ग हो। अब ये अ या आ के साथ जुटेगा क्या, तो या तो क जुटेगा या ख जुटेगा या प जुटेगा या फ जुटेगा। ये सब जुटने के बाद क्या बन जाएगा, ये बनता है आधा सौ। क्या बनेगा, ये बनता है आधा सौ। और इस आधा सौ, अगर ये आधा सौ या तो क के साथ जुटा होगा या ये आधा सौ ख के साथ जुटा होगा, ये आधा सौ प के साथ जुटा होगा या ये आधा सौ किसके साथ जुटा होगा, फ के साथ जुटा होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले क्या होगा, तो या सीधे अ होगा या आकार वाला अ होगा, या आकार वाला अ होगा या सीधे अ होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे विसर्ग संधि कहेंगे। बस इतना ही है इस नियम के अंतर्गत। आइए देखते हैं, भास्कर यानी भ में आकार, यानी भा भा भा, यहाँ विसर्ग है, भा प्लस कर क्या बन जाएगा, भास्कर। नमः प्लस कार क्या बनेगा, नमस्कार। ये हलंत हटा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल अ होगा। म के साथ आप जानते हैं कि अ जुटा होगा, म हलंत प्लस अ बराबर बनता है म। तब म के साथ क्या है, अ है, म के साथ क्या हो जाएगा, अ है, तो म के बाद अ है और अ के साथ क्या जुटा है, यहाँ पे क्या जुटा है, तो यहाँ पे विसर्ग जुटा हुआ है। और ये विसर्ग किसके साथ जुट रहा है, यहाँ पे क के साथ जुट रहा है, तो क्या बना देगा, ये बनाएगा आधा सौ, यानी विसर्ग हटकर ये क्या बना लेगा, आधा सौ बना लेगा। ये क्या हो जाएगा, नमस्कार। यहाँ पे व्रीहि प्लस पति, यानी व्रीहि धन पति क्या हो जाएगा, वृषपति। यहाँ पर क्या है, हलंत, यहाँ पे विसर्ग हट करके क्या लग गया, यहाँ पे विसर्ग हट करके यहाँ पे दंत स लग गया। यहाँ पर श्रेया, श्रेया प्लस कर क्या हो जाएगा, श्रेयस कर, श्रेयस कर। वाच्य, वाच्य प्लस पति क्या बन जाएगा, वाच्य पति। अब ये क्या बना, ये हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि विसर्ग संधि अगर दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो विसर्ग संधि में क्या देखेंगे कि अगर आधा दंत स लिखा हुआ है और उससे पहले अ या आ है, अ या आ है, उससे पहले अ या आ है और उसके बाद या तो क होगा या ख होगा या प होगा या फ होगा। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ये सबसे नियम ट्रिक, यानी सबसे आसान ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। देख लें इसे, या इसे आप नोट कर लें या फिर इसे आप क्या करेंगे, तो इसे
स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी मर्जी। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3, 4 हो चुका है, नियम नंबर 5 देखते हैं। ओ मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 में क्या कहता है, तो नियम नंबर 5 कह रहा है या अ के साथ विसर्ग लगा हो या आ के साथ विसर्ग लगा हो, अ या आ के साथ विसर्ग लगा हो, और या क, क, ख, प और फ, यहाँ पे प छूट गया, क, ख, प भी होगा, प और फ के साथ जुटे तो यह विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, मतलब विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। ये किस में है, तो ये अपवाद में, अपवाद में आ जाता है। अब इसे रट जाएंगे, इसे रटना पड़ेगा। अब जानते हैं पीछे भी अपवाद कई सारे पढ़ाए गए हैं, अपवाद का कोई दूसरा रूल है ही नहीं है, अपवाद को आपको रटना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि अगर अ या आ के साथ अगर क, ख, प और फ जुड़ जाता है तो ये आधा दंत स बनेगा। लेकिन आप यही कंफ्यूज हो सकते हैं अगर इसे नहीं रटेंगे तो, क्योंकि ये विसर्ग लगा हुआ है और ये वही चीजें हैं जो हमने नियम नंबर 4 में पढ़ी हो, वही चीजें हैं जो नियम नंबर 4 में पढ़ी है, बिल्कुल ट्रू कॉपी वही है। और उसमें क्या है, वो वही का वही विसर्ग का विसर्ग रह जाता है, बदलता नहीं है। ये अपवाद है, आपको इसे क्या करना होगा, रटना पड़ेगा। तो प्लीज आप इन्हें रट जाएं, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो देख लें क्या है, अ विसर्ग, आ विसर्ग के साथ क, ख, प और फ जुड़ता है, क, ख और प और फ जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, ये विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा, इसे बदलने की कोई जरूरत है नहीं। जैसा का वैसे ही क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे नमः प्लस कामना तो क्या हो जाएगा, नमः कामना। प्रातः प्लस काल तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। उसके बाद है अधाः प्लस पतन तो क्या हो जाएगा, अधाः पतन। उसके बाद है तपाः प्लस पुत तो तपाः पुत। पयाह प्लस पान तो प्याह पान। उसके बाद है रजह प्लस कन तो रजह कन। उसके बाद प्रातः प्लस कर्म तो प्रातः कर्म। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, अगर ऐसा कोई वर्ड दिखे जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, उसके बाद है यहाँ पे अधाः पतन, उसके बाद है प्रायः काल, प्रायः काल, ऐसा कोई वर्ड दिखता हो, ये वर्ड दिखता हो तो इसे हम सीधे क्या कहेंगे, विसर्ग, विसर्ग संधि। क्या कहेंगे इसे हम, विसर्ग संधि। ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। रज अधाः पतन, उसके बाद है प्रायः काल, प्रायः काल, ऐसा कोई वर्ड दिखता हो, ये वर्ड दिखता हो तो इसे हम सीधे क्या कहेंगे, विसर्ग, विसर्ग संधि। क्या कहेंगे इसे हम, विसर्ग संधि। ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। रजह काल प्रातः कर्म, ऐसा ही नहीं। विसर्ग के टॉपिक की तरफ सबसे पहले है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 है विसर्ग संधि का। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर ई विसर्ग, ई विसर्ग, ओ विसर्ग किसके साथ, तो विसर्ग ई, यानी ई के साथ अगर विसर्ग लगा हो, ऊ के साथ अगर विसर्ग लगा हो, इन दोनों के साथ अगर जुड़ता क्या है तो क, ख, प और फ। ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड अगर जुट जाए किसके साथ, ये वर्ड अगर जुटता है यानी ये वर्ण, ये वर्ण अगर जुटता है किसके साथ, तो ई हलन, ई विसर्ग और ऊ विसर्ग के साथ, ई और ऊ विसर्ग के साथ, किसके साथ, ई और ऊ विसर्ग के साथ, ई और ऊ विसर्ग के साथ। ये कौन सी ई है, छोटी ई और छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ, यानी हर्ष ई और हर्ष ऊ, छोटा ई और छोटा ऊ है। इसमें अगर विसर्ग लगा है, ई और ऊ में विसर्ग लगा है, और वो ई और ऊ जुट किससे रहा है, तो क से, ख से, प से, क, ख, प और फ से जुट रहा है। वो विसर्ग यानी ई के साथ या ऊ के साथ जो विसर्ग लगा है, वो विसर्ग किससे जुड़ रहा है, तो या तो वो क से जुट रहा है, या वो ख से जुटेगा, या वो प से जुटेगा, या वो फ से जुटेगा। इनमें से किसी से भी जुटेगा। इन चारों वर्णों में से अगर किसी से भी जुटता है तो वो बनाएगा क्या, तो वो बनाएगा आधा, आधा मूर्धन्य श। ये क्या है, श में हलंत लगा है, ये क्या बनाएगा, आधा मूर्धन्य श। बस इतना ही है। अगर ऐसा कुछ वर्ण आपको मिलता है, ऐसे कुछ शब्द आपको मिलते हैं कि जिसमें आधा श लगा हुआ है, आधा श लगा हुआ है, और उसमें क्या है, या तो हर्ष ई की मात्रा होगी या हर्ष ऊ की मात्रा होगी, या तो हर्ष ई की मात्रा होगी या हर्ष ऊ की मात्रा होगी, और उसमें लगा क्या है, तो आधा मूर्धन्य श लगा है, वैसे वर्ण को हम क्या कहेंगे, तो विसर्ग संधि कहेंगे, या वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। आइए देखते हैं क्या है, यहां देख लीजिए, यहाँ क्या है, तो यहाँ पर क्या है, हर्ष ई,
क्या है ये? हर्ष ई है। क्यों हर्ष ई है? तो यहाँ पर कह रहा है आविश, आविश यानी वी में क्या लगा हुआ है? तो वी में क्या लगा है? तो व और हर्ष ई प्लस हर्ष ई, व में हर्ष ई लगा तो क्या बन गया? व में हर्ष ई लगा। अब इसे हम पूरा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? व हलंत प्लस और प्लस हर्ष ई, ये बना। तो व में हर्ष ई लग गया है। किसमें लगा? नॉर्मल समझेंगे इसको। यहाँ व में क्या लगा है? हर्ष ई लग गया है। हर्ष ई लग गया व में, ये इधर की मात्रा है, हर्ष ई की मात्रा है। इसके साथ विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। और ये विसर्ग किसके साथ जुट रहा है? तो ये जुट रहा है कार के साथ। तब क्या बन जाएगा? आविष्कार। यहां से विसर्ग हटकर, क्या हटकर? विसर्ग हटकर ये क्या लग गया? तो ये लग गया मूर्धन्य श। और ये कैसा श? तो ये षटकोण वाला श है। और ये कितना लगा? तो आधा लगा, पूरा नहीं। बस इतना ही तो समझना है। किसमें? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 इतना ही कहता है कि अगर कोई शब्द हमें ऐसा दिखता हो, अगर कोई शब्द ऐसा दिखता हो जिसमें हर्षीकार लगा हो या हर्ष ऊ लगा हो, यानी हर्ष ई या हर्ष ऊ, हर्षीकार या हर्ष ऊ लगा होगा, और वो जुटा किससे होगा? तो वो जुटा हुआ है, उसके बीच में लगा क्या है? तो उसके बीच में आधा श लगा है। कौन सा स? तो षटकोण वाला स। और उसके बाद उस षटकोण वाले स के बाद ध्यान रखिएगा, या तो क होगा या ख होगा या प होगा या फ होगा, तो उसे हम सीधे कहेंगे विसर्ग संधि है। क्या है वो? विसर्ग संधि है। आइए यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी क्या है? हर्ष ऊ है। हर्ष ऊ के बाद क्या है? ये मूर्धन्य श है। और ये किससे जुड़ गया? क से जुड़ गया। विसर्ग संधि ये क्या है? हर्ष ऊ है, हर्ष ऊ लगा है, और ये क्या है? मूर्धन्य श है, ये फ से जुड़ गया है, फ से जुड़ गया। तो फ से जुड़ेगा तो मूर्धन्य श तो बनाएगा ही ना हर्ष ऊ। तो क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि। यहाँ पे भी देखिए, ये हर्ष ई है और ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य स, और ये किससे जुड़ा हुआ है? फ से। मतलब हर्ष ई यहाँ पे हलंत फ से जुड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा? आधा श लगेगा, और ये बन जाएगा क्या? निष्फल। इसका विच्छेद भी मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये हर्ष ऊ है, ये आधा श है, ये क है। ये आधा श और क, श और क, आधा स और प, आधा श और क, आधा श और क। लेकिन पहले आधा स से क्या पहले है? तो आधा स से पहले क्या लगा हुआ है? तो हर्ष ई लगा हुआ है या हर्ष ऊ लगा हुआ है। उस आधा श के बाद क्या लगा हुआ है? तो उस आधा श के बाद या तो क होगा या ख होगा या प होगा या फ होगा। तब वो कौन सी संधि कहलाएगी? तब वो विसर्ग संधि कहलाएगी। नियम नंबर 3 बस इतना ही है, कुछ नहीं है। आइए इसका विच्छेद भी देख लेते हैं संधि का। क्या है? आवी प्लस कार, तो क्या बन जाएगा? आविष्कार। यानी ये हट गया, विसर्ग हट गया, और विसर्ग हट करके क्या लग गया है? तो यहाँ पे क्या लग गया? आधा श लग गया। क्या लग गया? आधा श लग गया। तालाब इसको मूर्धन्य श कहेंगे या इसको षटकोण वाला श कहेंगे। यहाँ पर है अनु। क्या है? अनु। अनु न में हर्ष ऊ है। कौन सी है? हर्ष ऊ है। और ये किससे जुड़ रहा है? कर्ता के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है? तो कर्ता के साथ जुड़ रहा है। तो विसर्ग हटकर क्या लग जाएगा? मूर्धन्य श लगेगा। तो क्या बन जाएगा? अनुष्कर्ता। क्या बन जाएगा? अनुष्कर्ता। यहाँ पे है दुख, यानी दुह प्लस फल, क्या बन जाएगा? दुष्फल। यानी यहां से भी क्या होगा? तो यहां से भी विसर्ग हटेगा, और ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो ये विसर्ग बदल जाएगा आधा श में। क्यों आधा श में बदलेगा? क्योंकि ये विसर्ग किसके साथ जुट रहा है? तो फ के साथ जुट रहा है। विसर्ग के साथ क्या है पहले से? तो विसर्ग के साथ हर्ष ऊ है। विसर्ग के साथ हर्ष ऊ है। उसके बाद देखते हैं निह प्लस फल, तो क्या बन जाएगा? निष्फल। उसके बाद है निह प्लस कर्म, क्या हो जाएगा? निष्कर्म। उसके बाद है निह प्लस परिमाण, तो निष्परिमाण। उसके बाद क्या हो जाएगा? बही प्लस कार, क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ऐसे वर्ण ही समझने के लिए आप जुड़े हमसे, हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नियम क्या है। नियम बहुत ही इजी है। इस नियम में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। हम आसानी से विसर्ग समझ सकते हैं, विसर्ग संधि समझ सकते हैं। फिर मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि विसर्ग संधि कैसे समझेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि हर्ष ऊ या हर्ष ई लगा हुआ हो, हर्ष ऊ या हर्ष ई लगा हो, और किसे? तो आधा मूर्धन्य श से पहले लगा हो, आधा मूर्धन्य श से पहले हर्ष ई या हर्ष ऊ लगा हो, और उस श के बाद, यानी उस मूर्धन्य श नहीं, उस मूर्धन्य आधा श मूर्धन्य के बाद क्या लगा हो? उस मूर्धन्य श के बाद क्या लगा होगा? क लगा होगा, ख लगा होगा, प या फ लगा होगा। तब वो संधि कौन सी हो जाएगी? तो वो संधि होगी विसर्ग संधि। चलते हैं हम अपने नियम चौथे नियम की तरफ। देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? तो यदि अ के साथ विसर्ग लगा हो या आ के साथ विसर्ग लगा हो, अ या आ के साथ अगर विसर्ग लगा हो और वो फिर जुड़ता है किससे? तो क से, ख से, प से या फ से। क, ख, प या फ से जुड़ता है। गौर से इस बात को सुनिएगा। यहीं पर विसर्ग संधि समाप्त। यहीं पर विसर्ग संधि समाप्त। यानी विसर्ग संधि क्या है?
इस नियम के तहत एक दो नियम और हैं, अब समाप्त हो जाएंगे अब। लेकिन इस नियम में अगर हम इस नियम की बात करें कि इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या है, तो अगर विसर्ग संधि बनाने के लिए, विसर्ग संधि पहचानने के लिए हमें यह देखना होगा कि अगर अ के साथ, यानी छोटी वाली अ के साथ विसर्ग लगा हो, या बड़ी अ के साथ विसर्ग लगा हो, यानी आ के साथ विसर्ग लगा हो, या अ के साथ विसर्ग लगा हो, और ये अ या आ जुट किससे रहा है, तो ये जुट रहा है या तो क से जुट रहा होगा, या ख से जुट रहा होगा, या प से जुट रहा होगा, या फ से जुट रहा होगा, बस इसे कह देंगे विसर्ग संधि। क्या कह देंगे इसे, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं, अब जुट रहा है तो ये बनाएगा क्या, जुट रहा है तो ये बनाएगा क्या, दंत स। क्या बनाएगा ये, दंत स। जैसे ही ये सब जुटने के बाद दंत स बना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि। बस इतना सा समझना है आपको, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं यहां पर क्या है, यहां पर आ है, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भास कर। यहां पे क्या है, आ है, यानी भ के साथ अ है, भ के साथ अ है, अ के बाद मात्रा है तो आ है, आ के साथ विसर्ग जुटेगा, विसर्ग जुटेगा प्लस र जुटेगा, तभी ये बन जाएगा, ये भ भी है, मतलब भ हलंत होगा यहाँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ये भ हलंत में है, तो भ यानी भ, ये आकार ऐसे ही रह जाएगा और ये हलंत है, तो भा में हलंत होगा। यहाँ हम फिर से इसको देख लें एकदम नियम, एकदम आसान नियम की तरीके से, मतलब भ आगे आकार लगा हुआ है, इसके आगे विसर्ग होगा प्लस ये क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा। ये विसर्ग हटकर क्या बन जाएगा, भा, ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें, आधा दंत स में, और क र, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा भास्कर। क्या बन जाएगा, भास्कर। और ये भास्कर क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा क्या, विसर्ग संधि। क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा विसर्ग संधि। कैसे बना विसर्ग संधि, तो या तो अ के साथ, यहां देख रहे हैं अ के साथ विसर्ग हो, या आ के साथ विसर्ग हो। अब ये अ या आ के साथ जुटेगा क्या, तो या तो क जुटेगा, या ख जुटेगा, या प जुटेगा, या फ जुटेगा। ये सब जुटने के बाद क्या बन जाएगा, ये बनता है आधा सौ। क्या बनेगा, ये बनता है आधा सौ। और इस आधा सौ, अगर ये आधा सौ या तो क के साथ जुटा होगा, या ये आधा सौ ख के साथ जुटा होगा, ये आधा सौ प के साथ जुटा होगा, या ये आधा सौ किसके साथ जुटा होगा, फ के साथ जुटा होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे, इससे पहले क्या होगा, तो या सीधे अ होगा, या आकार वाला अ होगा, या आकार वाला अ होगा, या सीधे अ होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे विसर्ग संधि कहेंगे। बस इतना ही है इस नियम के अंतर्गत। आइए देखते हैं भास्कर, यानी भ में आकार, यानी भा भा भा, यहाँ विसर्ग है, भा प्लस कर क्या बन जाएगा, भास्कर। नमः प्लस कार क्या बनेगा, नमस्कार। ये हलंत हटा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल अ होगा। म के साथ आप जानते हैं कि अ जुटा होगा, म हलंत प्लस अ बराबर बनता है म। तब म के साथ क्या है, अ है, म के साथ क्या हो जाएगा, अ है, तो म के बाद अ है, और अ के साथ क्या जुटा है, यहाँ पे क्या जुटा है, तो यहाँ पे विसर्ग जुटा हुआ है। और ये विसर्ग किसके साथ जुट रहा है, यहाँ पे क के साथ जुट रहा है, तो क्या बना देगा, तो ये बनाएगा आधा सौ, यानी विसर्ग हटकर ये क्या बना लेगा, आधा सौ बना लेगा। ये क्या हो जाएगा, नमस्कार। यहाँ पे व्रीहि प्लस पति, यानी व्रीहि धन पति, क्या हो जाएगा, वृहस्पति। यहाँ पर क्या है, हलंत, यहाँ पे विसर्ग हट करके क्या लग गया, यहाँ पे विसर्ग हट करके यहाँ पे दंत स लग गया। यहाँ पर है श्रेया, श्रेया प्लस कर, क्या हो जाएगा, श्रेयस कर, श्रेयस कर। वाच्य, वाच्य प्लस पति, क्या बन जाएगा, वाच्य पति। अब ये क्या बना, ये हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि विसर्ग संधि अगर दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो विसर्ग संधि में क्या देखेंगे कि अगर आधा दंत स लिखा हुआ है और उससे पहले अ या आ है, अ या आ है, उससे पहले अ या आ है, और उसके बाद या तो क होगा, या ख होगा, या प होगा, या फ होगा। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। ये सबसे नियम ट्रिक, यानी सबसे आसान ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। देखना इसे, या इसे आप नोट कर लें, या फिर इसे आप क्या करेंगे, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी मर्जी। अब हम देखते हैं नियम नंबर 3, 4 हो चुका है, नियम नंबर 5 देखते हैं। ओ, मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 देखें। नियम नंबर 5 में क्या कहता है, तो नियम नंबर 5 कह रहा है, या अ के साथ विसर्ग लगा हो, या आ के साथ विसर्ग लगा हो, अ या आ के साथ विसर्ग लगा हो, और या क क ख प और फ, यहाँ पे प छूट गया, क ख प भी होगा, प और फ के साथ जुटे, तो यह विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, मतलब विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। ये किस में है, तो ये अपवाद में, अपवाद में आ जाता है। अब इसे रट जाएंगे, इसे रटना पड़ेगा। अब जानते हैं, पीछे भी अपवाद कई सारे पढ़ाए गए हैं। अपवाद का कोई दूसरा रूल है ही नहीं है,
अपवाद को आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि अगर अ या आ के साथ अगर क, ख, प और फ जुड़ जाता है तो ये आधा दंत स बनेगा। लेकिन आप यही कंफ्यूज हो सकते हैं अगर इसे नहीं रटेंगे तो, क्योंकि ये विसर्ग लगा हुआ है और ये वही चीजें हैं जो हमने नियम नंबर 4 में पढ़ी है, वही चीजें हैं जो नियम नंबर 4 में पढ़ी है, बिल्कुल ट्रू कॉपी वही है। और उसमें क्या है, वो वही का वही विसर्ग का विसर्ग रह जाता है, बदलता नहीं है। ये अपवाद है, आपको इसे क्या करना होगा, रटना पड़ेगा। तो प्लीज आप इन्हें रट जाएं, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो देख लें क्या है, अ विसर्ग, आ विसर्ग के साथ क, ख, प और फ जुड़ता है, क, ख और प और फ जुड़ता है, तो ये क्या बनाता है, ये विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा, इसे बदलने की कोई जरूरत है नहीं। जैसा का वैसे ही क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे नमः प्लस कामना, तो क्या हो जाएगा, नमः कामना। प्रातः प्लस काल, तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। उसके बाद है अधाः प्लस पतन, तो क्या हो जाएगा, अधाः पतन। उसके बाद है तपः प्लस पुत, तो तपाः पुत। पयाः प्लस पान, तो प्याः पान। उसके बाद है रजः प्लस कन, तो रजः कन। उसके बाद प्रातः प्लस कर्म, तो प्रातः कर्म। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, अगर ऐसा कोई वर्ड दिखे जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, उसके बाद है यहाँ पे अधाः पतन, उसके बाद है प्रायः काल, प्रायः काल। ऐसा कोई वर्ड दिखता हो, ये वर्ड दिखता हो, तो इसे हम सीधे क्या कहेंगे, विसर्ग, विसर्ग संधि। क्या कहेंगे इसे हम, विसर्ग संधि। ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। रजा काल प्रातः कर्म, ऐसा ही नहीं, विसर्ग के साथ अगर कोई वर्ड जुड़ा हो, विसर्ग के साथ अगर कोई वर्ड जुड़ा हो, शब्द जुड़ा हो, तो सीधे क्या हो जाएगा, वो विसर्ग संधि हो जाएगा। बस इसे आप इतना ही पे पहचानेंगे, इसे ज्यादा नहीं। अब किसी भी सघोष वर्ण के साथ ई विसर्ग यानी छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग, छोटी ई के साथ अगर विसर्ग हो, छोटा ऊ के साथ अगर विसर्ग हो, और ये किसी भी सघोष वर्ण यानी कोई भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, यानी कि जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व और ह हो, या उसके बाद कोई भी यानी सभी स्वर वर्ण हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है, र में बदल जाता है। इतना ही आपको समझना है। फिर से मैं कह रही हूं, समझना क्या है, तो यहां देख लें कि अगर छोटी ई के साथ विसर्ग लगा हुआ है, छोटा ऊ के साथ विसर्ग लगा हुआ है, और ये जुट किससे रहा है, तो कोई भी सघोष वर्ण, अगर आपको सघोष वर्ण नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप याद रख लेंगे कि किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या य, र, ल, व और ह, या कोई भी स्वर वर्ण जुड़ता हो। 11 स्वर है, अ, आ, ई जितने भी हैं, तो ये अगर जुट रहा है तब ये क्या बन जाएगा, तो वो जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो विसर्ग र में बदल जाएगा। आइए उदाहरण के जरिए देखते हैं क्या है। उदाहरण में जैसा दिया हुआ है आयुर्वेद, ये आयुर्वेद शब्द जो है ये कौन सा संधि होगा, तो आयुर्वेद शब्द जो होगा वो कौन सी संधि होगी, तो आयुर्वेद शब्द जो है वो विसर्ग संधि कहलाएगी। कैसे, तो ये टूटेगा कैसे, यहां ध्यान देंगे, यहां लिखा हुआ है आयुर्वेद, आयुर्वेद। अब हमें क्या करना है, आ यू, ये कौन सा है, तो ये य ऊ है, क्या है, ये ऊ की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है, आ यू यानी छोटा ऊ की मात्रा है, और इसके आगे विसर्ग लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा, और ये जो र की मात्रा है वो हट जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, वेद। ये इसका क्या बन गया, विच्छेद बन गया, संधि का क्या बना, विच्छेद बनेगा। या तो अगर ऐसा हम देखें या ऐसा देखें, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, संधि पहचानने का तरीका है, ये कौन सी संधि होगी, तो ये विसर्ग संधि होगी। मतलब ये कौन सी संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी। अगर आपको कैसा भी कह दे कि ये कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि होगी। यहाँ पर से अगर हम ये विसर्ग हटाते हैं तो ये दोनों जुट करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, र लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। वैसे ही अगला देखते हैं, पवु रंग। अब ये क्या है, वपु रंग, क्या है, वपु रंग, वपु वपु। उसके बाद क्या है, रंग, रंग, यहाँ पे र है, क्या है, र है, तो ये र के साथ अ जुड़ा हुआ है। आप याद रखेंगे कि आधा र प्लस अ
जुटेगा तभी क्या बनेगा, रॉ बनेगा, तभी क्या बनेगा, रॉ बनेगा। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ आप देख लें कि ये इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो वपु, वपु तो होगा ये रॉ में से हलन, मतलब रॉ में से और विसर्ग यानी विसर्ग हम हटाएंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, अंग। क्या बन जाएगा, अंग। ये अ कहां से आ गया, तो ये अ आ गया रॉ, आधा रॉ प्लस अ, आधा रॉ प्लस अ इज इक्वल क्या हो जाएगा, रॉ, यानी रॉ का विच्छेद है। अब ये रॉ है तो रॉ को अगर हम तोड़ेंगे तो ये आधा रॉ आएगा, आधा रॉ हटा करके क्या लगा दिए, विसर्ग लगा दिए, और ये क्या बन गया हमारा, तो विसर्ग संधि बना। वैसे ही है आविर्भाव, आविर्भाव का विसर्ग विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अविर्भाव। उसके बाद क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज का विसर्ग विच्छेद क्या हो जाएगा, तो चतुर्भुज का विच्छेद हो जाएगा चतुहु, चतुहु जोड़, चतुहु योग, यानी चतुहु प्लस क्या हो जाएगा, भुज, चतुहु प्लस क्या हो जाएगा, भुज, चतुहु प्लस भुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। तो ये रहा हमारा संधि विच्छेद। इसको हम कैसे समझेंगे, तो इस संधि यानी विसर्ग संधि को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, तो विसर्ग संधि को समझने के लिए हमें याद रखना है कि ई, छोटी ई के साथ अगर विसर्ग लगा हो, छोटा ऊ के साथ अगर विसर्ग लगा हो, और कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है, या जोड़ने के बाद य से ये जुट रहा है, ये दोनों किससे जुट रहा है, या तो य से जुटेगा, रॉ से जुटेगा, ल से जुटेगा, व से जुटेगा, या ह से जुटेगा, या हो सकता है कोई भी स्वर वर्ण हो। और आज जिस तरीके से हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अ से जुट रहा है, किससे जुट रहा है, अ से जुट रहा है, अ से अगर ये जुट रहा है विसर्ग, तो ये क्या बन जाएगा, आधा रॉ बन जाएगा। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ऐसे वो क्या कहेंगे, ऐसी संधि क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। चलते हैं अब दूसरे नियम की तरफ कि दूसरा क्या कह रहा है। अगला है कि नियम नंबर 7 क्या कहता है, तो नियम नंबर 7 में है कि अतः, प्रायः, पुनः, स्वाहा, ये सघोष वर्ण है। और ये सघोष वर्ण किससे जुटेगा, तो ये सघोष वर्ण जुट सकता है किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, या य, र, ल, व और ह, या कोई भी स्वर वर्ण के साथ अगर जुड़ता है, तब ये क्या बनाएगा, तब ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ये रॉ में बदल जाता है। किस में बदलेगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो आधा रॉ में बदल जाएगा। आइए इसे भी उदाहरण के जरिए क्लियर करते हैं। क्या है, यहां पर दिया हुआ है अंतर्यामी। क्या है, अंतर्यामी। अब यहां है अंतर, अंतर्यामी, ये रॉ है, ये रॉ हटकर, ये रॉ हटकर क्या लग जाएगा, ये रॉ हटकर लग जाएगा विसर्ग। क्या लगेगा, विसर्ग। तो अंतः प्लस प्लस, ये रॉ के साथ क्या अ जुट रहा होगा, तभी आधा रॉ बनेगा। अगर रॉ यानी पूरा रॉ अगर लिखा हुआ है, तो ये रॉ के साथ क्या जुट रहा है, अ जुट रहा है, तभी आधा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अ अंतर, तब क्या हो जाएगा, यामी, क्या हो जाएगा, अंतर्यामी। यहाँ पे आधा रॉ है, यहाँ पे क्या है, अंतरात्मा, अंतरात्मा, यहाँ पे पूरा रॉ है। यहाँ पे गौर देंगे, जहां पर पूरा रॉ होगा, जहां पर पूरा रॉ होगा उसका अगर विच्छेद बनाएंगे तो अ उसमें जोड़ेंगे विच्छेद में। अगर जहां पर आधा रॉ होगा और उसका विच्छेद बनाते हैं तो वहां पर अ नहीं जोड़ेंगे। इन दोनों में डिफरेंस अभी देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या अंतरात्मा, अंतरात्मा, तो ये रॉ हट करके क्या लगेगा, यहां पर क्या होगा, मैं लिख दूं पहले, अंतरात्मा। अब यहां देख लीजिए, यहां क्या है, ये रॉ है, तो ये अंत, ये रॉ के साथ अ लगा हुआ है। पहले बताएंगे आधा रॉ प्लस अ जोड़ेंगे तभी क्या हो जाएगा, रॉ होगा पूरा। यहाँ पे पूरा रॉ है, इसका मतलब है कि ये आधा रॉ लिया जाएगा तो अ बच जाएगा हमारा। तो आधा रॉ के लिए हम विसर्ग लगाएंगे, प्लस अ बच गया है तो अ को किसके साथ जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा बन गया अंतरात्मा। अगर ऐसा भी वर्ण हमें मिलता है तो ऐसे वर्ण को भी हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा भी वर्ण हमें मिल रहा है तो ये भी वर्ण या ये भी शब्द कौन सा शब्द होगा, तो ये विसर्ग संधि में आ जाएगा। किसमें आएगा ये, तो ये विसर्ग संधि में आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ भी क्या है, आधा रॉ है ये, तो ये सीधे बन जाएगा, ये क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग, तो ये क्या बन जाएगा, आधा सौ व विसर्ग प्लस ग, क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और यही विसर्ग अगर हटेगा, यही विसर्ग हटेगा तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये आधा रॉ में बदल जाएगा। उसके बाद है पुनर्विवाह। पुनर्विवाह में भी वही हाल है कि पुनः जोड़ विवाह, पुनर्विवाह में भी क्या आ जाएगा, पुनः जोड़ विवाह। उसके बाद है पुनर्गठन, पुनर्गठन में भी आ जाएगा पुनः जोड़ गठन। तो ये रहा हमारा क्या, ये अभी जो हमारा क्लियर हुआ है वो क्या क्लियर हो गया है, तो विसर्ग क्लियर हो गया। क्या, तो विसर्ग संधि क्लियर हो गया। कल से यानी संधि का सारा चैप्टर यानी सभी संधि क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे
कल के क्लास से यानी कल से पढ़ना शुरू करेंगे समास, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें। अगले टॉपिक्स देखने के लिए ऐसे ही आपको छोटे छोटे टिप्स के द्वारा, छोटे छोटे क्लिप्स के द्वारा आपका पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट होने वाला है। चाहे वो आप किसी क्लास की तैयारी कर रहे हो, 10th 12th की किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, 1 से 2 बार, अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो 1-2 बार देखें, ये ताकि आप एकदम से क्लियर से इसे बना सकते हैं। अब अगर अगला क्लास हम पढ़ेंगे, अगला क्लास जो होगा वो हमारा समास का होगा, समास पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी से भी निवेदन है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को शेयर करें, जिनको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर तो जरूर कर ही दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।